लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो नाउ जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, आज हम लोग डेटाबेस सिस्टम के जो आर्किटेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। सो स्लाइड्स विजिबल नहीं होगा आपको। हाँ, लेट मी शेयर, आई फॉरगॉट टू शेयर दैम। नाउ विजिबल है। So you can see the diagram. This diagram shows the complete structure of डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन डिस्कस की थी, एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें अलग से एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाने की क्यों ज़रूरत है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम है उसकी मदद से हम अपने जो डेटा है उसे या एक ये डेटाबेस है उसे क्यों नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो हम उसमें देख सकते हैं कि देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस जो अब जिसकी वजह से वी रिक्वायर दैट कि हमें एक सेपरेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए जो कि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प करे। ओके, सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर दिस टास्क इन द मार्केट। आपके पास मार्केट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल हैं, एंड दे आर क्वाइट रोबस्ट एंड रिलायबल एंड एफिशिएंट भी हैं। सो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज़ ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पैकेज। ओके, और उसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल का काम अलग अलग है, एंड लॉट ऑफ थ्योरी इज ऑल्सो बिहाइंड ईच ऑफ द मॉड्यूल। सो जनरली जो डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स हैं उनकी फॉर्मेट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन चूँकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटाबेस में एक कॉमन सारे डेटाबेसेस में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कॉमन। सो हम एक टिपिकल आर्किटेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो ये किसी एक फिक्स डेटाबेस का आर्किटेक्चर नहीं है, दिस इज जस्ट ए आर्किटेक्चर दैट मे बी ए ऑफ ए टिपिकल डेटाबेस। हालांकि ओरेकल या माइस्क्यूएल की बात करें तो उनका आर्किटेक्चर इससे अलग हो सकता है। ओके, बट वी आर गोइंग टू सी जस्ट ए टिपिकल डेटाबेस आर्किटेक्चर। जो कंपोनेंट यहाँ पर हम जो कंपोनेंट डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर डेटाबेस में होंगे, और यहाँ पर जो नाम हम कंपोनेंट के रेफ़र कर रहे हैं, जिस नाम से उनको रेफ़र कर रहे हैं, हो सकता है अलग डेटाबेसेस में वो अलग अलग तरीके से हो, या यहाँ पर जो कंपोनेंट्स सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं मे बी अदर डेटाबेस में दो कंपोनेंट्स कंबाइंड कर दिए गए हों, या एक कंपोनेंट को मल्टीपल सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया होगा। तो वो डिफरेंस हो सकता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डेटाबेस। सो आप देख सकते हैं आपके डेटाबेस में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देर आर 3 पार्ट्स। लेट मी शो यू दोज पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो आप माउस का कर्सर फॉलो करिए, सो दिस पार्ट, ये आप देख सकते हैं एक सिलेंडर शेप है। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स योर हार्ड डिस्क। ये जो सिलेंडर शेप है ये हार्ड डिस्क का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो डेटाबेस में फर्स्ट पार्ट के तौर पर अगर आप देखें तो यू हैव ए डिस्क स्टोरेज, जहाँ पर आपका डेटाबेस रेसाइड करता है। ओके, सो यू हैव डिस्क स्टोरेज जो कि कॉमनली आपकी हार्ड डिस्क है, यहाँ पर आपका डेटाबेस रेसाइड करेगा। नाउ डेटाबेस में अगर आप इस डिस्क स्टोरेज में देखें, देर आर 4 ब्लॉक्स आर देयर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आप देख सकते हैं। पहला है डेटा, सो दिस इज एक्चुअली योर डेटा, जो आप डेटा सेव करके रखेंगे, दिस इज योर डेटा। ओके, सो दिस ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग योर डेटा। लेकिन जब आप डेटाबेस में जब आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो उसमें अपना डेटाबेस रखते हैं तो अकेले आपका डेटाबेस सेव नहीं होता है। देर आर सर्टेन रिलेटेड डेटा इज ऑल्सो देयर, कुछ खास रिलेटेड डेटा भी होगा आपके डेटा से रिलेटेड, उसे जनरली हम टेक्निकल टर्म में मेटा डेटा बोलते हैं। ओके, सो मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। सो पहला मेटा डेटा है इंडाइसिस। सो ये जो इंडाइसिस हैं, सो इंडाइसिस आर एक्चुअली स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप अपने डेटाबेस में जो स्टोर्ड डेटा आइटम्स हैं उनको तेज़ी से फैच कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा बुक में इंडेक्स होते हैं, हैव यू सीन द इंडेक्स इन द बुक? ऑलमोस्ट सबने देखा होगा, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो सबने बुक में इंडेक्सेस देखे होंगे। और इंडेक्स में आपने देखा होगा, मैं लास्ट पेज के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ खास करके, तो आपने इंडेक्स में देखा होगा कि जो टॉपिक्स हैं उनके नाम लिखे होते हैं और वो सब सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में, है ना। और टॉपिक
उस टॉपिक के बारे में डिटेल आपको किस पेज नंबर पर मिलेगी, वो साइड में पेज नंबर होता है। तो इंडेक्स को आप जो टॉपिक लिखा हुआ है इंग्लिश लेटर में, वो हो गया आपका सब्जेक्ट है टॉपिक, और साथ में उसके जो पेज नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ पॉइंटर, जिससे आप उस टॉपिक को रीच कर सकते हैं। तो सिमिलरली डेटाबेस में भी आपके जो डेटा है उसे लोकेट करने के लिए हम इंडेक्स मेंटेन रखते हैं। तो वो डेटा आइटम क्या है, उसका आईडी या नेम टाइटल जो भी है वो मेंशन होगा एक साइड में, और उसके पास में एक पॉइंटर भी होगा जहाँ से आप उस डेटा आइटम को सीधे जाकर के उस पॉइंटर को फॉलो करके उस डेटा आइटम को एक्सेस कर सकते हो क्विकली। ठीक है, सो ये जनरली इंडेक्सेस हैश टेबल की मदद से बनाई जाती हैं। सो इंडेक्सेस आपको डेटा का फास्ट रिट्रीवल ऑफर करती हैं। ओके, क्योंकि डेटाबेस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है वो क्या है, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट एक्सेस ऑफ द डेटा। सो इंडेक्सेस इस जो आपका डेटा एक्सेस है उसको बहुत ही कन्वीनियंट बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यू कैन सी डेटा डिक्शनरी। सो डेटा डिक्शनरी अगेन एक स्पेशल फाइल है जिसमें आपके डेटा के बारे में डेटा स्टोर होता है, जिसे हम मेटा डेटा बोलते हैं। सो इट स्टोर्स मेटा डेटा। ओके, लाइक अगर हम आरडीबीएमएस के एग्जांपल लें तो आरडीबीएमएस में आप देखेंगे, आरडीबीएमएस में डेटाबेस आपका कलेक्शन ऑफ टेबल के तौर पर रखा जाता है। सो योर डेटाबेस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ टेबल्स। नाउ डेटा डिक्शनरी में फिर क्या होगा, टेबल्स के टाइटल्स, टेबल में कितने कॉलम्स हैं, किस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, उसकी विड्थ क्या है, कौन कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स उस पर लगे हुए हैं, कौन कौन उस टेबल को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है, वो कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकता है, ऑल दैट। ओके, सो डेटा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। सो जब कभी भी आप डेटाबेस से डेटा एक्सेस करेंगे तो हमेशा डेटा डिक्शनरी को कंसल्ट किया जाता है। सो सपोज आपने एक डेटाबेस में एक क्वेरी फायर की और वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो वो एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले डेटा डिक्शनरी एक्सेस होगी। ठीक है, सो डेटा डिक्शनरी एक्सेस इज एक्चुअली ए प्री रिक्विजिट टू एक्सेस द डेटा। उससे पहले आपको डेटा डिक्शनरी को कंसल्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपका डीबीएमएस कंसल्ट करेगा एंड देन उसके बेस पर आपको वो रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। तो डेटा डिक्शनरी में पहले वो देखेगा, आपने सपोज आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर टेबल को तो सर्च किया जाएगा ना। सो इट विल लुक फॉर इंस्ट्रक्टर टेबल, देन इट विल सी कि इंस्ट्रक्टर टेबल में क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, आप उस टेबल पर क्वेरी इशू करने के लिए ऑथराइज हैं या नहीं है। सो ये सब इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के से रेफ़र की जाती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में है देन यू कैन एक्सेस। अगर आपको प्रिविलेज नहीं दी गई है, डेटा डिक्शनरी में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यू आर अलाउड टू एक्सेस दिस टेबल, देन यू विल बी डिनाइड, योर क्वेरी विल बी डिनाइड। ओके, देन देर इज सम स्टैटिस्टिकल डेटा जो आपके क्वेरी के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है, सो दैट आपके क्वेरी एग्जीक्यूशन में समटाइम्स वो हेल्प करता है फर्दर। जब क्वेरी का एवेल्यूएशन होता है तो उस समय वो ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन क्वेरी एवेल्यूएशन के जो प्लान्स होते हैं उनको एवेल्यूएट करने में हेल्प करती है। तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा का हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जब हम क्वेरी एवेल्यूएशन इंजन के बारे में बात करेंगे या जब क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है या ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है तब ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वी विल सी दैट जब हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि एक ही क्वेरी को कई तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा वाली स्ट्रेटजी हम फॉलो करें। एक क्वेरी को सपोज 3 तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, 3 स्ट्रेटजी हैं या 3 मेथड्स हैं या 3 एल्गोरिथम्स हैं, यू कैन से लाइक दैट। सो इन तीनों एल्गोरिथम्स में से कौन सी एल्गोरिथम सबसे कम टाइम में आउटपुट देगी, तो इसका जो कैलकुलेशंस हैं इसके लिए आपको डेटा के बारे में कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे उस डेटा को, एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में जो रिकॉर्ड्स आप फेच करेंगे या जो ब्लॉक्स आप डिस्क से निकालेंगे, उन ब्लॉक्स का को एक्सेस करने में, रीड करने में कितना टाइम लगता है, वो इन्फॉर्मेशन अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको कंप्यूट नहीं करना पड़ेगी, और आपका क्वेरी का जो प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, वो आप उसका टाइम कंप्यूट करने में आपको आसानी होगी। और फिर तीनों प्लान का टाइम आप जब कंप्यूट कर लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्लान अच्छा है। ओके, सो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इस सेंस में यूज होती है। ओके, सो दिस इज योर डिस्क स्टोरेज। सो ये आपकी हार्ड डिस्क में मेंटेन होता है। ठीक है, डिस्क स्टोरेज। सो ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं आपके हार्ड डिस्क में होंगे। ओके, नाउ हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सो ये आपका एक तरीके से सॉफ्टवेयर पार्ट है डेटाबेस का। सो दिस इज योर डेटाबेस एप्लीकेशन पार्ट। सो इसको हम 2 पीस इसमें डिवाइड करके देखते हैं। यू कैन सी दैट दिस इज स्टोरेज मैनेजर। सो ये जो पार्ट है ये कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है
जिसका काम होता है ये जो आपकी डिस्क है इसमें जो डेटा का रिट्रीवल है, स्टोरेज है, उसको मैनेज करना। सो वी विल कम टू दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। देन दूसरा जो पार्ट है इसके ऊपर वो है आपका क्वेरी प्रोसेसर। सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ योर क्वेरीज। ओके, सो इसमें आपकी क्वेरी का कंपाइलेशन है, देन लिंकिंग है, ऑल दैट। सो इट विल हैपन और इट विल बी डन बाय दीज सेट ऑफ मॉड्यूल्स। नाउ ये जो पार्ट है, दिस पार्ट यू कैन से दैट थर्ड पार्ट, दैट इज यूजर पार्ट। ठीक है, दिस इज द यूजर पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूजर पार्ट। ठीक है, सो ये जो पार्ट है जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, तो ये जो ना जो आप देख रहे हैं इलिप्स शेप में, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस जिसकी मदद से यूज़र ये जो इस पार्ट से कम्युनिकेट करता है। जैसे आपने अगर ऑरेकल यूज की होगी तो आपको एक इंटरफेस मिला होगा वाइट कलर का, एसक्यूएल एडिटर जो बोलते हैं आप उसको। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरफेस जिसकी मदद से आप इंटरेक्ट करते हैं ऑरेकल डेटाबेस से। सिमिलरली माइस्क्यूएल डेटाबेस में भी एक इंटरफेस है, आप टर्मिनल से इंटरेक्ट कर सकते हैं या PHP माई एडमिन है उसकी मदद से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। सो एक एक करके हम ये मॉड्यूल्स डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दैट दिस इज एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन इंटरफेस यहाँ पे आप देखेंगे एक यूज़र है, नेव यूजर्स। सो नेव यूजर्स किनको बोलते हैं? ऐसे यूजर्स, नेव का मतलब होता है, अगर लिटरली हिंदी में मीनिंग देखें, नेव का मतलब होता है नौसिखिया या नया, है ना, जिसको ज़्यादा कुछ पता ना हो या नया हो। जैसे आप कभी मान लो साइकिल सीखने जाते हैं, आप पहले से साइकिल चलाना नहीं जानते, तो आप साइकिल के लिए चलाने के केस में यू आर नेव बाइसिकल राइडर, नेव राइडर हो आप, क्योंकि आप जो है ना अभी सीख रहे हो साइकिल चलाना। यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव द बाइक। सिमिलरली आप कार सीख रहे हैं तो आप कार के नेव ड्राइवर हैं, यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, यू आर जस्ट लर्निंग, है ना। सो दैट मीन्स यू डू नॉट नो एनफ अबाउट ड्राइविंग समथिंग लाइक दिस। सो आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा डिटेल में या डीप में नहीं जानते हैं, देन हम कहते हैं आई एम नेव इन दिस एरिया। ओके, सो नेव यूजर्स का मतलब हो गया दीज आर द यूजर्स दैट डू नॉट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज ऑफ दीज डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, हाउ दे वर्क एंड हाउ दे फंक्शंस। सो नेव यूजर्स, आपने अगर कभी बैंक में गए होंगे तो आपने देखो क्लर्क का स्टाफ जो है ना एक किसी मशीन पर बैठा हुआ है और वो आपके उनका बैंक के एप्लीकेशन में लॉग इन करके कई सारे टास्क आपके लिए परफॉर्म करता है। या कई लोग जैसे IRCTC से टिकट बुकिंग करते हैं, तो जो यूजर्स हैं दे आर नेव यूजर्स। आप लोग तो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, सो यू मे बी नोइंग द डेटाबेस। लेकिन मान लीजिए आपका कोई क्लासमेट है जो सोशल साइंस पढ़ता है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ता है या इंग्लिश का क्लासमेट है आपका, जिसे डेटाबेस के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, स्टिल ही और सी कैन बुक टिकट फ्रॉम IRCTC। दैट मीन्स वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ही डू नॉट नो डेटाबेस, है ना। मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि हम जब IRCTC से टिकट बुक कर रहे हैं तो हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, वो डेटाबेस क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते। ओके, सो जो टेलर्स हैं, जो ATM या फिर आपके एजेंट्स हैं, वेब यूजर्स हैं, ऑल वेब यूजर्स जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं आप, जो वेब यूजर्स हुए, जो आपके बैंक में जो टेलर्स हैं जो पैसा आपको डिपॉजिट करने और विड्रॉ करने के में हेल्प करते हैं, ऑल दीज यूजर्स आर कॉल्ड नेव यूजर्स। ठीक है, नाउ नेव यूजर्स क्या करते हैं? उनको एक एप्लीकेशन इंटरफेस मिलता है जिसकी मदद से वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे IRCTC से आप मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट हैं, तो वो डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं जानते, दे डू नॉट बिलोंग टू द कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, लेकिन जब वो टिकट बुक कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपको एक वेबसाइट मिलती है irctc.co.in, आप उस पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं अपना और टिकट बुक वहाँ से कर लेते हैं। तो आपको वहाँ पर IRCTC दैट मीन्स रेलवे का जो डेटाबेस है जिसमें ट्रेन्स की बुकिंग की इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, उससे आप IRCTC की जो वेबसाइट है उसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली जब आप बैंक के में लॉगिन करते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, ऑनलाइन बैंकिंग जब आप करते हैं, तो मे बी आप डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं जानते, बट स्टिल यू आर डूइंग ऑनलाइन बैंकिंग। कैसे कर पा रहे हैं आप ऑनलाइन बैंकिंग? आपको एक इंटरफेस दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है कि यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नेफ्ट के वाले जो पेजेस हैं उसमें जा करके ब्राउज करके यहाँ से नेफ्ट कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल अगर देखना है आपको तो मीनू में इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए, तो बस आपको क्लिक और ऑल दैट करना है ना। कुछ वेब पेजेस में नेविगेशन करना है, कुछ बटन्स को प्रेस करना है, कुछ फील्ड्स में, कॉलम्स में डेटा फिलअप करना है, एंड यू आर डन, है ना। तो
तो आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट तो कर रहे हैं आप, बट यू डू नॉट नो कि हाउ वी कैन हाउ डेटाबेस इज वर्किंग बिहाइंड द वेबसाइट, है ना। इस तरीके से बहुत सारी जो यूजर्स हैं जिन्हें हम नेव यूजर्स बोलते हैं, जो डेटाबेस कंप्यूटर साइंस के बारे में या डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं जानते, बट स्टिल दे आर कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। सो ये जो यूजर्स की कैटेगरी है हम इसे नेव यूजर्स बोलते हैं। देन दूसरी कैटेगरी आती है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, दे राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन है, आप जैसे लोग जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, उनको पता है डेटाबेस कैसे काम करता है और साथ में उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेट्स से MySQL से और PHP यूज करके आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और आपकी वेबसाइट में आप कोडिंग कर रहे हैं जिसमें आप वेबसाइट यूजर से कोई डेटा लेती है और उसके डेटा लेने और एक आपने बटन लगा दिया, यूजर को उस पर क्लिक करना है। आपने प्रोग्रामिंग ऐसे की, इस बटन पर यूजर क्लिक करेगा तो ये क्वेरी बनेगी और ये जाकर के डेटाबेस पर एग्जीक्यूट होगी और फिर डेटाबेस आपको आउटपुट ला करके देगा और आप उसे वेब पेज पर यूजर को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट भी कर रहा है। तो आप उसमें सारी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो व्हाट यू डू एज ए एप्लीकेशन प्रोग्रामर, यू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है ना कंपाइल होते हैं, ओबियसली कंपाइल होंगे। तो उनको कौन कंपाइल करता है, ये जो क्वेरी प्रोसेसर में जो पार्ट है, कंपाइलर एंड लिंकर। आपको मालूम है जब कोड कंपाइल होता है तो डायनेमिक लाइब्रेरीज लिंक करना पड़ती है। तो कंपाइलर एंड लिंकर जो है वो क्या करता है, आपके कोड को कंपाइल और लिंक करता है और ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है और ये ऑब्जेक्ट कोड जाएगा क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास, ठीक है। अभी हम वापस फिर से घूम करेंगे, इस पर आएंगे। अब हम अगली कैटेगरी के यूजर्स को डिस्कस करते हैं। सो ये हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ये आपके कई सारे लोग जो होते हैं डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट हो सकते हैं जो डेटाबेस के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं और ये जनरली क्या करते हैं, क्वेरी टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ओके। जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट सॉफ्टवेयर है, आप वो इस्तेमाल करते हैं और वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करके आप कई सारी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। सो बहुत सारे जो क्वेरी टूल्स हैं उनकी मदद से वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, या आप सीधे टर्मिनल से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो टर्मिनल इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्वेरी टूल, या SQL स्टार एडिटर ऑरेकल जो प्रोवाइड करता है वो भी एक क्वेरी टूल है एक तरीके से, जिस पर आप अपनी क्वेरी सबमिट करते हैं। सो ये जो यूजर्स हैं ये सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कहलाते हैं क्योंकि इनको डेटाबेस की कंप्लीट नॉलेज होती है और ये क्वेरी टूल्स की मदद से डेटाबेस से डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। सो डेटा साइंटिस्ट जितने भी लोग होंगे वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे आपके, ओके। जो डेटाबेस को हैवीली यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं एंड क्वेरी टूल्स की मदद से डिफरेंट काइंड की क्वेरीज लगा करके डेटा रीड करते हैं और उसमें से जो आउटपुट्स निकालते हैं, समराइजेशन करते हैं डेटा का और उसके बेस पर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल करके अपने एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, ओके। सो ये जो क्वेरी टूल्स हैं, जो क्वेरी जब वो लोग इशू कर रहे हैं तो उसके लिए एक वो कई बार DML क्वेरीज भी इशू करते हैं। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। सो आगे हम देखेंगे कि डेटाबेस में, खास करके RDBMS में डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसे आप SQL के नाम से जानते हैं, ओके। सो SQL में एक क्वेरीज का पार्ट है जिसे हम DML क्वेरीज बोलते हैं। DML, D स्टैंड फॉर डेटा, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सॉरी D फॉर डेटा नहीं है, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो DML क्वेरीज में हम डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं DML की मदद से, दैट मीन्स इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब DML क्वेरीज में आती हैं, ओके। सो ये लोग जो है ना DML क्वेरीज इशू करते हैं टूल्स की मदद से और ये DML क्वेरीज, अच्छा अब आ रही है, ठीक है। हेलो, हेलो, am I audible? Okay, let me reshare. सो मैं बात कर रहा था डेटाबेस के DML पार्ट की। सो एवरी डेटाबेस है वे क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं
एसक्यूएल के नाम से जानते हैं, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर आरडीएमएस। एंड एसक्यूएल में एक सब पार्ट है जिसे हम डीएमएल बोलते हैं। डीएमएल में आती हैं आपके, अगर आपने एसक्यूएल से पहले से फेमिलियर हो तो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये जो 3 क्वेरीज के बेस वाली 3 टाइप की क्वेरी जो आप इशू करते हैं वो डीएमएल क्वेरीज होती हैं आपकी। ओके, सो जनरली जो आपके सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं ये डीएमएल क्वेरीज इशू करते हैं डेटाबेस पर, एंड ऑल्सो दे समराइज द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डीएमएल क्वेरीज। देन जो चौथी क्लास ऑफ यूजर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं एंड दे आर हाईली टेक्निकल इन दिस डेटाबेस फील्ड, सो इन्हें हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन टूल यूज़ करते हैं जिनकी मदद से ये डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। तो इनका काम बहुत मतलब स्पेशलाइज्ड होता है, एंड ये दीज पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर डेटाबेस। उसमें वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स सर्वर डिप्लॉय करेंगे, सर्वर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे, जो भी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स और टूल्स होंगे, एंड देन दे विल ऑल्सो क्रिएट्स यूजर्स एंड देयर ऑथराइजेशन। यूजर्स को भी यूजर के अकाउंट्स भी क्रिएट करवाएंगे, एंड उनको ऑथराइजेशन भी करेंगे, कौन यूजर क्या एक्सेस कर सकता है, कौन यूजर नहीं एक्सेस कर सकता है। देन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो टेक्स बैकअप ऑफ डेटाबेस टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये डेटाबेस के कंप्लीट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो जनरली डेटाबेस जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने डेटाबेस रन कर रहे हैं, लाइक बैंक है जो अपना एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस दे रही है, तो उसके लिए वो डेटाबेस जो मेंटेन कर रहे हैं, सो दैट डेटाबेस, वो जो डेटाबेस है बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है, ह्यूज वेरी पावरफुल सर्वर्स होंगे, कई सारे मल्टीपल क्लस्टर्स हो सकते हैं, इवन डेटा सेंटर्स की वो हेल्प ले सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेंटर्स की जहाँ पे उनका डेटाबेस होस्ट हो रहा है। नाउ इस डेटाबेस को इसको मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होती है, सो दैट आपकी सर्विसेज हमेशा अवेलेबल रहें। सो ये जो पर्सनस हैं दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड, और ये डेटाबेस के सारे फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, तो इन्हें डेटाबेस के हर फंक्शन की नॉलेज होती है, एंड ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी करते हैं डेटाबेस की, टाइम टू टाइम बैकअप भी लेते हैं, सिक्योरिटी भी देखते हैं। सो ये सिंगल पर्सन नहीं होता है, दिस इज एक्चुअली ये टीम होती है। सो कई सारे लोगों की टीम होगी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टीम हायर करके रखते हैं, एंड वो सारा काम देखते हैं। ओके, तो ये डेटाबेस में डेटा को, टेबल्स को भी क्रिएट करते हैं, सो इसलिए ये डीएमएल क्वेरी इशू कर सकते हैं, डीडीएल क्वेरीज इशू कर सकते हैं। डीडीएल अगेन एसक्यूएल का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं, और ठीक है, और ऑथराइजेशन इन्फॉर्मेशन भी हम जनरेट करते हैं। सो ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, मेंटेन डेटाबेस, एंड देन उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी करते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, और ज़रूरत पड़ने पर उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी डिसाइड करते हैं, इवन इंटरफेस का डिज़ाइन है उसको भी ये लोग डिसाइड करते हैं, उसमें भी इनका रोल होता है। ओके, नाउ ये जो है डीडीएल क्वेरीज इशू करते हैं। हाँ, हाँ, ये डेटाबेस क्रिएट करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, ओबियसली उस पर वर्क भी करेंगे। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं दे हैव कंप्लीट कंट्रोल, उनके पास पूरा कंट्रोल होता है डेटाबेस का, वो डेटाबेस के हर फंक्शन से मतलब वाकिफ़ होते हैं। ओके, सो जो डीडीएल इंटरप्रेटर है, तो जब डीडीएल कमांड इशू करते हैं तो ओबियसली जो डीडीएल कमांड है वो इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट होती हैं, और ये जो इंटरप्रेटर है डीडीएल कमांड को इशू करता है, और इनका जो आउटपुट है वो जाता है सीधे सीधे डेटा डिक्शनरी में। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ नहीं की गई है बुक में, इट इज़ बेटर कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके रखें। ओके, नहीं दिखाया गया है, दैट इज़ नॉट ए इशू, बट एक लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि डीडीएल इंटरप्रेटर का जो आउटपुट है वो जाकर के डेटा डिक्शनरी में सेव होता है। ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ ए लिंक फ्रॉम दिस बॉक्स टू दिस बॉक्स, जो कि यहाँ नहीं दी गई है। ओके, सो ये हो गया यूजर पार्ट। नाउ अब हम आ जाते हैं ये पार्ट पर, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है आपका। तो सॉफ्टवेयर पार्ट में कंपाइलर एंड लिंकर हो गया। कंपाइलर एंड लिंकर का काम क्या होता है, जो भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे PHP इस्तेमाल कर रहे हो या पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो या C में आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो यू रिक्वायर द कंपाइलर ऑफ द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज एंड ऑल्सो लिंकर।
तो वो कंपाइलर का ही पार्ट होता है, या समटाइम्स इंटरप्रेटर भी हो सकता है। अगर पाइथन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पाइथन विल हैव इंटरप्रेटर, ओके, सो दैट इंटरप्रेटर विल बी देयर। सो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका कंपाइलर, इंटरप्रेटर या लिंक, और कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर लिंकर जो होगा, ये क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेंगे। नाउ ओबियसली समटाइम्स क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं तो आप जब प्रोग्राम में DDL या DML क्वेरीज भी यूज कर सकते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। जब प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जब इशू कर रहे हैं कमांड्स, तो हर लैंग्वेज में ये फैसिलिटी है। आप JDBC या ODBC से डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, है ना। JDBC जावा के लिए है, ODBC ओपन है, बाकी सब लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। तो जब आप कोई भी SQL पार्ट इस्तेमाल करते हैं तो SQL की आप एम्बेडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। हर लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि आप SQL क्वेरी अपने प्रोग्राम में एम्बेड कर सकते हैं, लेकिन वो जो SQL क्वेरी होती है उसे आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। उसे या तो DML कंपाइलर जो होगा वो DML कंपाइलर होगा, या DDL इंटरप्रेटर जो भी होगा, SQL का एक्चुअली इंटरप्रेटर या कंपाइलर होगा, वो से एग्जीक्यूट करता है। तो वो जो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर हैं वो क्या करते हैं, SQL का जो कंपाइलर है उसे कॉल करते हैं, वो उनको एग्जीक्यूट करता है, और फिर जो कोड आएगा वो उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देंगे। और फिर जो कोड है जिसमें आपकी क्वेरीज के जो क्वेरीज का भी ट्रांसलेशन है, और आपके प्रोग्राम का C या C++ जो भी प्रोग्राम्स है उसका ट्रांसलेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट हो जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा देन क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन इनको एग्जीक्यूट करता है। सो क्वेरी इवैल्यूएशन का इंजन का काम क्या है कि जो लो लेवल की जो कमांड्स, जो एग्जीक्यूशन में जो कोड आएगा, लो लेवल का कोड, ठीक है, ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है बाइनरी कोड हो, इसमें लो लेवल फंक्शंस होंगे, और ये जो लो लेवल फंक्शंस हैं इनको एग्जीक्यूट कराने का काम क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन का है। सो जैसे आपका जो प्रोग्राम का लो लेवल पर एग्जीक्यूशन होता है, इसी तरीके से जो आपका प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड होगा, या जो SQL क्वेरीज और या SQL क्वेरीज के कंपाइलेशन से जो आउटपुट आएगा उसको एग्जीक्यूट कराने का काम होता है क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन का, ठीक है। सो अल्टीमेटली आप जब क्वेरी सबमिट कर रहे हो ना, तो वो अल्टीमेटली लो लेवल में फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, और उस लो लेवल फॉर्मेट को SQL का जो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है आपके डेटाबेस में, वो उसे एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। और जब क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा हो रहा है तो मल्टीपल जो मॉड्यूल्स हैं स्टोरेज मैनेजर के, उनसे एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि जब आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो है डेटाबेस से डेटा रिट्रीव भी करेंगे या उसमें राइट करेंगे, तो आपको स्टोरेज मैनेजर के डिफरेंट मॉड्यूल से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन है इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर से। सो ये जो मॉड्यूल है ये डेटाबेस की सिक्योरिटी को देखता है, ओके। दिस इज द मॉड्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस। सो इसका काम क्या होगा कि जब भी कोई क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास क्वेरी आएगी, तो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन यूजेज दिस मॉड्यूल टू चेक द ऑथराइजेशन। सो सपोज आपने डेटाबेस पर एक क्वेरी इशू की, तो वो क्वेरी अल्टीमेटली लो लेवल कमांड्स में कन्वर्ट होकर के SQL इंजन के पास चली गई, जो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है उसके पास चली गई। ना क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन पहले ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने से पहले और आपको डेटा रिटर्न करने से पहले ये चेक करेगा कि आप इस क्वेरी को इशू करने के लिए ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसकी मदद से वो रिसीव करेगा, ऑथराइजेशन मैनेजर की मदद से, ठीक है। जिसमें दो मॉड्यूल है, ध्यान रखना, ऑथराइजेशन मैनेजर एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो हो सकता है अलग अलग कुछ डेटाबेस के आर्किटेक्चर में ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल हों। ऑथराइजेशन मैनेजर का काम क्या है, चेक करना कि आपके पास ये पावर है या नहीं है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में एंटर करने की अथॉरिटी है, क्यों, क्योंकि आप वैलिड स्टूडेंट हो और आपके पास आई कार्ड है, तो आप आई कार्ड से अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लेते हो। सिमिलरली जब आप क्वेरी इशू करोगे तो आपका जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है उसकी मदद से आपकी अथॉरिटी चेक होगी कि इस यूज़र नेम को ये टास्क, इस क्वेरी पर ये कमांड इशू, इस टेबल पर ये कमांड इशू करने की या ये क्वेरी इशू करने की परमिशन है या नहीं है। तो वो ऑथराइजेशन मैनेजर देखता है, और ओबियसली वो डेटा अपना वहाँ यहाँ मेंटेन करता है, तो इसके लिए वो डिक्शनरी को कंसल्ट करता है। डिक्शनरी में डिटेल लिखी होगी आपकी, ठीक है ना। एंड इंटीग्रिटी मैनेजर का काम क्या होता है कि जब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होने जा रही है तो एग्जीक्यूशन से पहले ये चेक कर लेना पड़ेगा कि आपकी ये जो क्वेरी है कोई भी डेटाबेस के इंटीग्रिटी जो रूल्स हैं उनको वायलेट तो नहीं कर रही है। इंटीग्रिटी रूल्स है ना, उसको वायलेशन तो नहीं कर रहा है। जैसे आपने मान लीजिए अपडेट क्वेरी इशू की और जिसमें आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स को 100 से बढ़ा करके 100 से लार्ज वैल्यू लिख रहे हो, आपकी क्वेरी जो है ना ऐसी एग्जीक्यूट की गई है, आपने क्वेरी में मिस्टेक कर दी है और वो क्या कर रही है, जो मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में उसको 100 से ज़्यादा वैल्यू राइट कर रही है।
और आपके डेटाबेस में ऑथराइज जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि मार्क्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100, या सपोज क्वेरी आपकी नेगेटिव वैल्यू राइट करने जा रही है किसी सब्जेक्ट के मार्क्स में, तो आपके ऑथराइजेशन जो इंटीग्रिटी मैनेजर है उसमें वो देखेगा कि इस पर कोई इंटीग्रिटी वैल्यू तो नहीं, चेक तो नहीं लगा हुआ है। तो ओबियसली अगर इंटीग्रिटी चेक होगा कि आपका मार्क्स 100 से 100, 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो नेगेटिव अगर आप राइट करने की कोशिश कर रहे हैं वैल्यू, या फिर 100 से ऊपर वैल्यू राइट करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेरी की मदद से, तो वो आपकी क्वेरी को डिनाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हो। ओके, तो अगर आपकी क्वेरी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रही है तो भी उसे रोक दिया जाएगा, अगर आपका ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑथराइजेशन चेक होता है, ध्यान रखना, इंटीग्रिटी बाद में चेक होती है। जब आप ऑथराइज्ड हैं तब इंटीग्रिटी चेक होगी। सो ये काम ये मॉड्यूल करता है। ओके, देन ये अगला मॉड्यूल है बफर मैनेजर। सो बफर मैनेजर का काम क्या है? ओबियसली आप जानते हैं बफर मैनेजर का काम क्या होगा, बफर मैनेजमेंट। ओके, सो जब आप बल्क में डेटा रीड राइट कर रहे हैं तो आपको मालूम है रैम में स्पेस लिमिटेड होता है, हार्ड डिस्क में कोई इशू नहीं है। तो जब आप डेटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो पूरा का आपने एक क्वेरी लिखी, हो सकता है उसका आउटपुट में जो डेटा रिक्वायर्ड है वो बहुत बड़ा डेटा फेच होकर आ रहा है हार्ड डिस्क से, तो सारा डेटा एक साथ आप रैम में नहीं ला सकते बफर में। तो बफर मैनेजर का रोल होगा कि वो डेटा को पीस बाय पीस लेके आएगा, सो दैट एफिशिएंटली मैनेज रैम मेमोरी में जो अवेलेबल मेमोरी है उतने में ही आपका काम बन जाए। सिमिलरली राइटिंग कर रहे हैं तब भी सारा डेटा एक साथ हार्ड डिस्क में राइट नहीं होता है, क्योंकि मालूम है रैम की स्पीड ज़्यादा है। आपने डेटा प्रोसेसर से रैम में तो लिखवा दिया बफर में, लेकिन इमीडिएटली वो बफर से डिस्क में ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसको वो बफर मैनेजर ऑप्टिमाइज्ड वे में धीरे धीरे राइट कराएगा एज पर द सिचुएशन जो भी है। ठीक है, सो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन का इससे भी इंटरेक्शन होता है, और बफर मैनेजर ओबियसली डेटा और इंडाइसिस से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि डेटा एक्सेस होना है तो डेटा की को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और इंडेक्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन नेक्स्ट मॉड्यूल है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का काम क्या है? जो आप डेटा राइट करते हैं डिस्क में, हमेशा आपको मालूम है फाइल के फॉर्म में ही राइट होता है। यू कैन नॉट राइट एनी डेटा इन विदाउट एनी फाइल, है ना। तो डिस्क में जो राइटिंग की यूनिट है वो फाइल होती है, तो हर डेटा किसी न किसी फाइल फॉर्मेट में जाकर के सेव होता है। तो फाइल की रीडिंग, राइटिंग, डिलीशन, अपडेशन, उसमें सीक करना किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, ऑल दैट, फाइल के स्टार्ट में जाना, एंड में जाना, फिर पर्टिकुलर पॉइंट से फाइल को रीड करना है, जो कुछ भी टास्क करना है वो आपका फाइल मैनेजर देखता है। ठीक है, ओबियसली जब आप डिस्क से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फाइल मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फाइल मैनेजर की ज़रूरत होती है। नाउ इस केस में फाइल मैनेजर मॉड्यूल जो होगा डेटाबेस का, ये सारे टास्क खुद नहीं करेगा, जनरली ये ओएस का ही फाइल मैनेजर मॉड्यूल होगा। सो ओएस में आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपना एक फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है ना, डिस्क मैनेजमेंट में ही पार्ट के तौर पर। तो वो फाइल मैनेजर ये जो ना सिर्फ क्या करेगा, ये अगर फाइल मैनेजर कोई डेटाबेस प्रोवाइड भी कर रहा है तो ये सिर्फ उसी के फाइल मैनेजर के फंक्शंस को कॉल करेगा ओएस के, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट का काम या डिस्क मैनेजमेंट का काम पूरा ओएस देखता है। ओके, सो ये जो मॉड्यूल्स हैं जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि बफर मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है। तो कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर डायरेक्टली जाकर के बफर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इट विल टेक द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी यूटिलिटीज़ होंगी उनकी हेल्प लेगा। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है ट्रांजैक्शन मैनेजर। नाउ ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है इसका काम होता है कि जब आप डेटाबेसेस पर कई सारे ट्रांजैक्शंस रन करते हैं, यूज़र के जो ट्रांजैक्शंस रन होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को, जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनका भी ऑथराइजेशन चेक करना पड़ता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये काम करने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है, ये ट्रांजैक्शन ये डेटा आइटम एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये कॉन्करेंसी तो इशू जनरेट, कॉन्करेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट करेगा। तो ये सब काम ट्रांजैक्शन मैनेजर देखता है। हालांकि ये हो सकता है कई बुक्स में इसमें ट्रांजैक्शन मैनेजर में एक ही मॉड्यूल दिखाया हुआ है, हो सकता है किसी जगह पर ट्रांजैक्शन मैनेजर और कॉन्करेंसी मैनेजर अलग अलग हो। यहाँ पर ये ऑथर मान के चल रहा है आई गैस कि ट्रांजैक्शन मैनेजर ही कॉन्करेंसी मैनेजमेंट करेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में कई में आप चाहें तो अलग से भी दिखा सकते हैं, एक मॉड्यूल और यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉन्करेंसी मैनेजर। सो कॉन्करेंसी मैनेजर का काम क्या होता है? डेटा आइटम्स का जो कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है उसको हैंडल करना। ओके, सिमिलरली एक मॉड्यूल और यहाँ होना चाहिए जो इन्होंने नहीं दिखाया है, वो हो सकता है ऑथर में भी एज्यूमिंग कि वो ट्रांजैक्शन मैनेजर का पार्ट है, दैट इज़ रिकवरी मैनेजर। सो रिकवरी मैनेजर अगेन एक मॉड्यूल होता है जिसका काम होता है कि जब डेटाबेस फेल होता है तो फेलियर से रिकवर करना।
कई बार सडन पावर फेलियर हो गया या कोई और इशू आ गया, फायर लग गई डेटाबेस में, तो जब डेटाबेस को आप रिकवरी करेंगे तो वो रिकवरी पॉसिबल होगी रिकवरी मैनेजर की मदद से। तो इसके लिए रिकवरी मैनेजर क्या करता है, डेटाबेस के नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान ही वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है जिसकी मदद से अगर कुछ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस किसी वजह से, हार्डवेयर फेलियर की वजह से, सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से, पावर फेलियर की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई, तो रिकवरी मैनेजर उनको अंडू करता है और कई को रीडू करता है, क्योंकि हो सकता है उनका इफेक्ट डिस्क में नहीं आ पाया हो। तो रिकवरी मैनेजर डेटाबेस की रिकवरी करता है। ओके, so these are the set of modules that a database could have। ठीक है, टिपिकली ये मॉड्यूल्स होते हैं जो डेटाबेस में होते हैं। नाउ आई एम डन। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Okay then, so let's close for today.